Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। समय में पीछे, लगभग 2500 साल पहले, मौर्य साम्राज्य के दौर में। और हमारा गाइड है NCERT की किताब भारतीय कला का परिचय का अध्याय 3, मौर्यकालीन कला। यह चर्चा खासतौर पर उन सभी के लिए है जो UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मौर्यकाल में क्या क्या बना, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कला हमें उस समय के बारे में क्या बताती है। और हमारी पूरी बातचीत का आधार होगा NCERT और UPSC के पिछले सालों के सवाल। हाँ, और ये सारी रिसर्च हम अपने YouTube चैनल सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP के लिए करते हैं, तो अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगे तो हमें वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में एक ज़बरदस्त हलचल थी। एक तरफ बौद्ध और जैन जैसे नए धर्म आ रहे थे और दूसरी तरफ मगध एक महाशक्ति बन रहा था। इस पूरे बदलाव के बीच कला कैसे बदल रही थी? क्या खास था उस दौर की कला में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मौर्य काल से पहले जो कला थी वो लकड़ी, मिट्टी, इन चीजों पर होती थी, जो समय के साथ खत्म हो जाती है। मौर्य काल में जो सबसे बड़ा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव आया वो था पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। पत्थर का इस्तेमाल? जी, और ये सिर्फ मटेरियल का बदलाव नहीं था, ये एक सोच का बदलाव था। सोच का बदलाव? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मौर्य शासक, खासकर सम्राट अशोक, कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो सदियों तक चले, जो उनकी ताकत और उनके संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। लकड़ी तो सड़ जाती है, मिट्टी ढह जाती है, लेकिन पत्थर हमेशा रहता है। बिल्कुल, ये अपनी विरासत को पत्थर पर लिखने जैसा था। और इसी सोच ने स्मारक कला को जन्म दिया। और इस कला को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा। एक दरबारी कला जो सम्राट के आदेश पर बनी, और दूसरी लोक कला जो आम लोगों के जीवन से जुड़ी थी। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम दरबारी कला से शुरू करें तो दिमाग में सबसे पहले अशोक के वो विशाल स्तंभ आते हैं। वो सिर्फ पत्थर के खंभे तो नहीं थे, उनका असली मकसद क्या था? बिल्कुल नहीं। वो स्तंभ अशोक के साम्राज्य के, समझिए, उस जमाने के होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स थे। होर्डिंग्स? हाँ, एक तरह से अशोक अपने धर्म के संदेश को, मतलब अपनी नैतिक संहीनता को पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहते थे। इन स्तंभों पर उनके आदेश खुदे होते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ें और उनका पालन करें। और इनकी बनावट में कुछ खास बातें हैं, जैसे इनका एकाश्मक होना। हाँ, एकाश्मक यानी मोनोलिथिक। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा स्तंभ, जो 40-50 फीट तक ऊंचा हो सकता था, उसे एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। एक ही चट्टान से? मतलब कोई जोड़ नहीं? जी बिल्कुल, कोई जोड़ नहीं। जरा सोचिए, उस दौर में बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ये करना कितना मुश्किल रहा होगा। सच में। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इन पर की गई चमकदार पॉलिश। हाँ, मौर्यकालीन पॉलिश। जी, और ये इतनी कमाल की है कि 2500 साल बाद भी शीशे की तरह चमकती है। ये तो कमाल है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण तो शायद सारनाथ का सिंह शीर्ष है, जो अब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। उसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो उसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? सारनाथ का सिंह शीर्ष सिर्फ मौर्यकालीन कला का ही नहीं, बल्कि भारतीय कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसमें कई परतें हैं, मतलब कई लेयर्स हैं। सबसे ऊपर 4 विशाल शेर हैं जो चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। और शेरों के नीचे जो आधार है उस पर भी तो कई जानवर बने हैं। जी, उसे अबैकस या चौकी कहते हैं। उस पर चारों दिशाओं में 4 जानवर हैं। पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा, दक्षिण में बैल और उत्तर में सिंह। और इन सब के बीच में धर्म चक्र बने हैं। तो ये जानवर सिर्फ सजावट के लिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका भी गहरा मतलब है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, बैल उनके जन्म की राशि का, घोड़ा उनके गृह त्याग का, और शेर ज्ञान प्राप्ति का। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा शीर्ष बुद्ध के जीवन की कहानी कह रहा है। एकदम। और ये सब एक उल्टे कमल के फूल पर टिका है, जो बौद्ध धर्म में पवित्रता का प्रतीक है।
ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये एक पूरा विचार है जिसे पत्थर में ढाला गया है। वाह, मतलब कला सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसमें गहरे सांकेतिक अर्थ भी छिपे थे। चलिए स्तंभों से आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में एक और नई चीज शुरू हुई, पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाना। ये परंपरा कैसे और क्यों शुरू हुई? तो देखिए, स्तंभ तो जनता के लिए थे, खुले में, लेकिन उस समय कई नए संप्रदाय थे, जैसे आजीविक। इनके भिक्षु एकांत में ध्यान और साधना करना चाहते थे। ओके। तो सम्राट अशोक और बाद में उनके पोते दशरथ ने इन भिक्षुओं के रहने के लिए बिहार में गया के पास बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर गुफाएं बनवाईं। और यही भारत में शैलकृत वास्तुकला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे पहला उदाहरण है। जी, ये सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। और इन गुफाओं के अंदर क्या खास था? वही हैरान कर देने वाली मौर्यकालीन पॉलिश। गुफाओं के अंदर भी? हाँ, जरा सोचिए, एक अंधेरी गुफा के अंदर की दीवारों को शीशे की तरह चमका दिया गया था, शायद इसलिए ताकि दिए की रोशनी ज्यादा फैले। और इनमें से एक गुफा है लोमस ऋषि गुफा, जिसका प्रवेश द्वार बहुत दिलचस्प है। कैसा है वो? वो अर्धवृत्ताकार है और उसकी नक्काशी बिल्कुल लकड़ी के मेहराब जैसी लगती है। पत्थर पर लकड़ी की नकल। ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लगता है, पर असल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे हमें पता चलता है कि कलाकार एक नए और मुश्किल माध्यम यानी पत्थर पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच अभी भी पुराने जाने पहचाने माध्यम यानी लकड़ी में ही थी। अच्छा, जैसे जब शुरू में कंप्यूटर आए थे तो कैलेंडर कागज वाले कैलेंडर जैसे ही दिखते थे। बिल्कुल वही बात। ये पत्थर की वास्तुकला के विकास का एक शुरुआती चरण था, जो हमें इन गुफाओं में साफ दिखता है। और यहीं पर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये छोटी छोटी बातें परीक्षा के लिए कितनी जरूरी हैं। क्या सवाल था वो? यूपीएससी 2013 के प्रीलिम्स में एक कथन आया था कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। अब यहाँ दो बातें हैं। ये गुफाएं आजीविकों के लिए ही थीं, ये बात तो सही है, लेकिन इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक ने बनवाया था। एनसीईआरटी में ये साफ लिखा है। ओहो। हाँ, यूपीएससी इसी तरह तथ्यों की सटीकता को परखता है। एक नाम का हेरफेर और पूरा कथन गलत हो जाता है। सही बात है, स्रोत को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने सार्वजनिक संदेश के लिए स्तंभ देखे, भिक्षुओं के लिए गुफाएं देखी। अब बात करते हैं स्तूपों की। स्तूप बनाने की परंपरा तो काफी पुरानी है। मौर्य काल में इसका कैसे विकास हुआ? हाँ, स्तूप या मिट्टी के टीले बनाने की परंपरा तो वैदिक काल से ही थी। बौद्ध धर्म ने इस परंपरा को अपना लिया और स्तूप बुद्ध या दूसरे बड़े बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखने का पवित्र स्थान बन गए। और इसमें अशोक की क्या भूमिका थी? कहा जाता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को 8 मूल स्तूपों से निकलवाकर साम्राज्य के हर बड़े शहर में बंटवाया और उन पर स्तूप बनवाए। सांची का जो महास्तूप है, उसकी नींव अशोक ने ही ईंटों से रखवाई थी। अच्छा। हाँ, बाद में आने वाले शासकों ने उसे और बड़ा बनवाकर पत्थर से ढकवा दिया। तो अशोक ने स्तूपों को एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना दिया। ये सब तो हुई दरबारी कला, जिसे शाही संरक्षण मिला, लेकिन आम लोगों की कला का क्या? यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां मिलती हैं, वे इस कहानी में कहाँ फिट होती हैं? ये कहानी का दूसरा लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यक्ष और यक्षिणी कह सकते हैं प्रकृति की आत्माएं या स्थानीय देवता थे, जिनकी पूजा बौद्ध धर्म के आने से बहुत पहले से होती थी। अच्छा। मौर्य काल में भी इनकी विशाल मूर्तियां बनाई गईं, लेकिन ये शायद किसी राजा के आदेश पर नहीं बनी। ये आम लोगों की आस्था का प्रतीक थीं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति को माना जाता है। वो इतनी खास क्यों है? दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक शाहकार है। पहली बात, ये बलुआ पत्थर से बनी है और इस पर भी वही अद्भुत मौर्यकालीन पॉलिश है। मतलब ये तकनीक सिर्फ दरबारी कारीगरों तक सीमित नहीं थी। लगता तो यही है। और दूसरी सबसे जरूरी बात है इसका सजीव चित्रण। मूर्तिकार ने पत्थर को तराश कर एक जीती जागती सांस लेती हुई स्त्री का रूप दिया है। शरीर का मांसल होना, अंगों का अनुपात और चेहरे पर हल्की मुस्कान, ये सब मूर्तिकार के हुनर को दिखाता है। और उसके खड़े होने की मुद्रा भी कुछ अलग है। हाँ, वो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हैं, यानी शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ है। त्रिभंग? जी, गर्दन, कमर और घुटना। इससे मूर्ति में एक स्थिरता के बजाय गति और लय का एहसास होता है।
हाथ में चवर पकड़े हुए वो किसी सेविका जैसी लगती है। यह मूर्ति दरबारी कला की औपचारिक शैली से एकदम अलग है। ये ज्यादा मानवीय है, ज्यादा जमीनी है। तो अब तक की बातचीत से ये साफ है कि मौर्यकालीन कला बहुत विविध थी। एक तरफ अशोक के राजनीतिक संदेश वाले स्तंभ और दूसरी तरफ लोक आस्था की यक्षिणी। लेकिन इससे पहले कि हम इसे समेटे, मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। जी पूछिए। ये जो अद्भुत पॉलिश करने की तकनीक थी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, इसका क्या हुआ? ये अचानक गायब क्यों हो गई? ये भारतीय कला के इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। इसका कोई कह सकते हैं पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कि? एक सिद्धांत ये है कि ये तकनीक शायद ईरानी कारीगरों के प्रभाव से आई थी और ये ज्ञान कुछ खास कारीगरों के समूहों तक ही सीमित था। जब मौर्य साम्राज्य, जो इन कारीगरों को संरक्षण देता था, बिखर गया, तो ये कारीगर भी बिखर गए और उनके साथ ये ज्ञान भी लुप्त हो गया। मतलब ये तकनीक किसी किताब में नहीं लिखी थी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थी। संभवतः यही हुआ होगा। दूसरा सिद्धांत ये है कि ये एक बहुत जटिल रासायनिक प्रक्रिया थी, जिसके लिए कुछ खास तरह के पौधे या खनिज लगते होंगे, जिनका मिलना बाद में बंद हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हमें सिखाता है, वो है राजकीय संरक्षण का महत्व। जब एक मजबूत केंद्रीय सत्ता कला को बढ़ावा देती है, तो ऐसी अद्भुत चीजों का निर्माण होता है। और जब वो सत्ता खत्म हो जाती है, तो अक्सर वो कला और ज्ञान भी उसके साथ ही चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को यूपीएससी के नजरिए से समेटते हैं। अगर किसी को मौर्यकालीन कला के 4-5 मुख्य बिंदु याद रखने हों, तो वे क्या होंगे? जरूर। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पत्थर का एक प्रमुख माध्यम के रूप में उभरना। ठीक है। दूसरा, अशोक के एकाश्मक स्तंभ और उन पर की गई अद्वितीय चमकदार पॉलिश। ये एक कीवर्ड है जिसे याद रखना ही है, मौर्यकालीन पॉलिश। जी। तीसरा, भारत में शैलकृत वास्तुकला की शुरुआत, जिसका सबसे पहला उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं। चौथा, स्तूपों का एक शाही स्मारक के रूप में व्यापक निर्माण। और पांचवा, दरबारी कला, जो औपचारिक और राजनीतिक थी, और लोक कला, जो ज्यादा सजीव और समावेशी थी। इन दोनों के बीच का स्पष्ट अंतर और सह अस्तित्व। ये 5 बिंदु मौर्यकालीन कला की पूरी कहानी कह देते हैं। बहुत बढ़िया। आज हमने सिर्फ तथ्यों को नहीं दोहराया, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को भी समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कला सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि अपने समय का आईना होती है। हमें उम्मीद है कि ये गहरी और विस्तृत चर्चा तैयारी को और मजबूत करेगी। अगर आप ऐसे ही और विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो YouTube पर हमारे चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.